वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जुलाई महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक प्ली को सुनने पर अपनी सहमति जता दी है, जो मांग करता है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, बिकॉज वहां पर इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद यानी कि 2 मई से 5 मई के बीच में काफी ज्यादा वायलेंस हुए। इस वजह से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग चल रही है। आरोप यह है कि वहां की सरकार इस पर अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे रूल करने लग जाती है। इसे आप दूसरी भाषा में स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, जहां पर प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो राज्य की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो वो एक रिपोर्ट सौंप सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। पार्लियामेंट को ऐसे प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के भीतर दोनों हाउसेस में अलग अलग अप्रूव करना होगा, जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी, जिसका मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी। एक बार में अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट रूल केवल 6 महीनों तक ही वैलिड रहेगा। हर 6 महीने पर इसे अप्रूवल के बाद भी मैक्सिमम 3 सालों तक लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल में होता यह है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड एडवाइजर्स के माध्यम से चला सकते हैं। प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि जो राज्य के लेजिस्लेचर की सारे काम है वो पार्लियामेंट करेगी। फर्दर या तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। मतलब डिसॉल्व कर दिया जाए ये जरूरी नहीं, अल्टरनेटिवली सस्पेंड किया जाता है। रिवोकेशन का तरीका यह है कि प्रेसिडेंट कभी भी उसे रिवोक कर सकते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार के किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर पार्टी का लीडर यह कहता है कि अब उसके पास इनफ सपोर्ट है या वो इस कंडीशन में है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर सके, तो फिर इसे रिवोक किया जाता है। 2017 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया था कि अगर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस नॉट नेसेसरली क्या नहीं होगा, मतलब कुछ हो सकता है कुछ नहीं हो सकता। तो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नेसेसरली डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट के हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, या लोकल बॉडीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी? तो देखिए, डिसोल्यूशन नेसेसरी नहीं है, बिकॉज सस्पेंड भी हो सकता है ना। तो ये वाला अपना जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, बिकॉज नॉट नेसेसरली पूछा गया है, और डिसोल्यूशन लोकल बॉडीज का नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा। तो 1 and 3 विल गेट द आंसर। तो 1 and 3 हमारा आंसर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिमूवल है वो किया जाता है। आर्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग मंत्रालय का गठन किया। नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सरकार का जो एक विजन है सहकार से समृद्धि, इसी विजन को पूरा करने के लिए ये कदम आगे बढ़ाया गया है। इंडिया में देखिए कई प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करती हैं। वो फाइनेंशियल फील्ड में वर्क कर रही होती हैं, कल्चरल एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही होती हैं, या फिर क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। काफ़ी लंबे समय से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इनएफिशिएंसी या करप्शन की बात होती रही है। तो सरकार ने प्लान किया कि क्यों ना एक अलग मंत्रालय बना दिया जाए, ताकि देश में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाए। की ऑब्जेक्टिव वही है कि एक नया मंत्रालय होगा तो हमारे पास सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जिसके माध्यम से हम देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट को और मजबूत बना पाएंगे। इससे जो कोऑपरेटिव्स होंगे वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, उनकी जो पहुंच है वो ग्रास रूट लेवल तक होगी, लोगों तक ही अच्छे से पहुंच पाएंगे। जो मिनिस्ट्री है वो कोऑपरेटिव्स के जो भी प्रोसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन करेगी, ताकि भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी थोड़ा इनहेंस हो। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं MSCS, जो एक से अधिक राज्यों में काम करते हैं, उनका भी अच्छे प्रकार से विस्तार हो सके, विकास हो सके। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में है। राष्ट्रपति भवन ने अभी कुछ गुबर्नेटोरियल अपॉइंटमेंट्स को अनाउंस किया। गुबर्नेटोरियल का मतलब ये होता है रिलेटेड टू गवर्नर्स, जिसमें जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं और एम्पावरमेंट जो पूरा है, वहाँ पर जो थावरचंद गहलोत थे उन्हें कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, जिन्होंने वेजूभाई वाला को रिप्लेस किया।
खैर ये कॉन्टेक्स्ट है, इसके अलावा कई सारे गवर्नर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया गया, तो आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर ये कॉन्टेक्स्ट हमने समझ ही लिया है। बात करते हैं गवर्नर के बारे में। ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी राज्य के। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका स्टेट के एग्जीक्यूटिव में, जहां पे ये एग्जीक्यूटिव के हेड की तरह वर्क करते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इनकी कुछ क्वालिफिकेशन बेसिक होनी चाहिए, जैसे ये भारत के नागरिक हों, इन्होंने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ये किसी भी प्रकार के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, लाभ के पद पे ना हो, ना तो यूनियन गवर्नमेंट में, ना स्टेट गवर्नमेंट में, ना लोकल अथॉरिटीज़ में और ना ही पब्लिक अथॉरिटी में। ये किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी नहीं होने चाहिए। इनका देखिए कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहें उसके पहले भी इन्हें इनके पद से हटा सकते हैं। फर्दर ये जब चाहें रिजाइन कर सकते हैं। इन्हें अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देना होता है। ओथ की बात करें तो इन्हें ओथ दिलवाया जाता है। जिस राज्य में इनको नियुक्त किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के द्वारा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज हैं उसी राज्य के हाई कोर्ट के, वो उन्हें ओथ दिलवाते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1956 में, जिसके बाद ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बन सकता है। तो ये तो उनकी अपॉइंटमेंट की बात हो गई। देखिए इस संबंध में एक क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था, जिसमें गवर्नर के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है आर्टिकल 156 के तहत गवर्नर के बारे में, जहां पर उनका जो टर्म है वो 5 साल है। जब वो अपने पद पर आते हैं उस डेट से। ये जो बात आपको बताई गई है, इससे आप क्या परिणाम निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? एक तो निष्कर्ष ये निकल सकता है कि कोई भी गवर्नर अपने टर्म के पूरा होने के पहले अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, और दूसरा ये कि जो गवर्नर है वो अपने 5 साल के कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। सही जवाब बताना है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं तो उन्हें उसके पहले भी हटाया जा सकता है। गवर्नर अपना कार्यकाल यानी कि 5 साल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पे बना रहता है जब तक कि नए गवर्नर को अपॉइंट ना कर दिया जाए। तो ये डी इसका आंसर होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप हमको जानकारी दो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कितने कमिश्नर्स की वैकेंसी है और सारी डिटेल्स हमें सौंपो। बात करते हैं सीआईसी के बारे में। सीआईसी को बनाया गया था 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। 2005 में जो कानून आया था उसी के आधार पर। इससे ये तो स्पष्ट है कि ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, मतलब ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिकॉज एक एक्ट के तहत बनाई गई है। मेंबर्स की बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। मतलब अगर मैक्सिमम एक्सटेंट पे हो तो 11 लोग होंगे, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर या कमिश्नर्स होते हैं उनका, लेकिन वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करते। फर्दर एक कमेटी उनको नामों की रिकमेंडेशन देती है। जो कमेटी नाम की रिकमेंडेशन देती है उसमें सबसे पहले तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो लोकसभा में हो, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। वो कौन होंगे ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। जुरिस्डिक्शन पूरे भारत में जो भी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज हैं उन पर एक्सटेंडेड है। इनका टेन्योर देखिए पहले तो बिल्कुल प्री डिसाइडेड था, लेकिन उसके बाद 2019 में संशोधन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली कि 65 वर्ष के पहले उनका टेन्योर क्या हो सकता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। इनका मेन काम ये होता है कि अगर किसी बॉडी से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई है और वो इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ कंप्लेन तो ये होता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में, बॉडी में जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, आप उनसे कंप्लेन करें। अगर वो भी नहीं सुनते तो फिर आप सीधा सेंट्रल इंफॉर्मेशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमें जानकारी नहीं दी गई है। तो ये ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सो मोटो पावर भी होती है, वो खुद से भी इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। इंक्वायरी के दौरान इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकते हैं कि हमारे पास प्रस्तुत हो, किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं जो उन्हें मिलेगा अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के बारे में है। ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज महाराष्ट्र की जो असेंबली है वो काफी लंबे समय से बिना स्पीकर के है। इनफैक्ट फरवरी से ही लोकसभा और जो सेवरल स्टेट असेंबलीज हैं वहां पर डिप्यूटी स्पीकर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम काफी चल रही है, कहीं पर स्पीकर नहीं है, कहीं पर डिप्यूटी स्पीकर नहीं है। इनके बारे में जानते हैं।
हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 93 लोकसभा में और आर्टिकल 178 स्टेट असेंबलीज में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होने की बात कहता है। और यह कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके इनके सदस्यों को स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुन लेना चाहिए। अब इन्हें चुना कैसे जाता है, दोनों को एक साथ समेट के पढ़ेंगे। लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की बात करेंगे। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में लोकसभा की बात करें तो प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो ये डिसाइड करें कि स्पीकर के इलेक्शन की डेट क्या होगी। स्पीकर एक बार चुन लिया गया तो फिर डिप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कब होगा इस बात को निर्धारित करने की जिम्मेदारी स्पीकर की होगी, लोकसभा में भी और स्टेट के लेजिस्लेचर में भी। जो लेजिस्लेटर्स होते हैं वो स्पीकर के लिए वोट करते हैं कि उन्हें कैसे चुना जाएगा, इनफैक्ट डिप्यूटी स्पीकर के लिए भी। इनके रोल्स क्या होते हैं? स्पीकर का सबसे बड़ा काम तो ये होता है कि वो पूरे हाउस की प्रोसीडिंग्स को अच्छी तरीके से रन करवाता है। फर्दर वो हाउस की ओर से सबसे प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन होता है। पूरे हाउस के कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है। बाहर की दुनिया के लिए जो भी रिप्रेजेंटेशन किया जाता है हाउस का, वो स्पीकर ही करता है। स्पीकर हाउस की प्रोसीडिंग को अच्छे से चलाता है। अगर पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग हो रही है तो उसे भी प्रिसाइड करने का अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। जो स्पीकर का डिसीजन होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो दूसरा वाला हाउस होता है उसके पास कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, सामान्यतया जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से आता है। डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा में कभी रूलिंग पार्टी से आ जाता है, कभी नहीं आता है, तो ये वेरी करता रहा है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि ये रूलिंग पार्टी से आएंगे, रूलिंग पार्टी से नहीं आएंगे, ये सब कहीं लिखा विखा नहीं है। ठीक है। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी चाहता है कि स्पीकर इंडिपेंडेंट रहे, भले वो किसी रूलिंग पार्टी से हो बट वो काम इंपार्शियल वे में करे। इसके लिए ये किया गया है कि जो उनकी सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होती है, उस पर वोट नहीं किया जा सकता, उनकी सैलरी कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप डिस्चार्ज होती रहेगी। डिबेट जब भी हो रहा हो या जनरल डिस्कशन हो रहा हो तो जो मेंबर्स होते हैं उन्हें केवल स्पीकर को ही एड्रेस करना होता है, उन्हें पूरे हाउस में हर मेंबर को एड्रेस नहीं करना है, वो अपनी सारी बात स्पीकर से कह रहे होते हैं। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। स्पीकर से क्या या डिप्यूटी स्पीकर से क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है? ऑब्वियसली पूछा है। 2017 के प्रीलिम्स में आप जाएंगे, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन जिसमें पहला स्टेटमेंट तो इलेक्शन से रिलेटेड था कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसमें एक कैंडिडेट को जीतने के लिए जितने भी वोट्स पड़े हैं उसका 50% से अधिक पाना जरूरी होता है, या कम से कम 50%। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा में स्पीकर होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी से आते हैं और जो डिप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से। देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है इसने काफी ट्रिक किया था लोगों को। हमें ऐसा लगता है 50% वोट मिलेगा तब तो कोई जीतेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो सबसे ज्यादा वोट पाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वो जीतता है। 50% पाना जरूरी नहीं है, कोई एक व्यक्ति 30% वोट पाके भी जीत सकता है अगर उसे वो 30% सबसे ज्यादा मिले हैं तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि मेजॉरिटी पार्टी से आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या मिलेगा? डी मिलेगा, नीदर वन नॉट टू, एंड दैट इज द आंसर। कोंगू नाडू के बारे में है। कोंगू नाडू मे बी ये शब्द आपने सुना ना हो और आप पहली बार इसे सुन रहे हो। डेफिनेटली ये कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तमिलनाडु के लोग इसका सख्ती से विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि कोंगू नाडू जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका मेंशन क्यों किया? सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी हमने देखा कि मिनिस्ट्रीज का फेरबदल किया गया, कई सारे नए मिनिस्टर्स आए। जब उनकी लिस्ट जारी की गई तो उसमें एक जगह पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया। उसमें यह कहा गया कि जो नए मिनिस्टर हैं एल मुरुगन, वो कोंगू नाडू से आते हैं। कोंगू नाडू ये है कहां? मतलब जब कोंगू नाडू जैसी जगह है ही नहीं तो फिर वो आते कहां से हैं? ध्यान दीजिएगा कि कोंगू नाडू ना तो कोई प्लेस है, ना ही कोई इसका पिन कोड है, और ना ही फॉर्मली इसे कोई एज अ रीजन रिकॉग्नाइज किया गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये इनफॉर्मल रीजन है नहीं, ये है। जैसे आप कुछ जिलों को, कुछ लोकेशंस को इकट्ठा करके एक नाम दे दीजिए, लेकिन वो नाम इनफॉर्मल है जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। बिल्कुल वैसे ही कोंगू नाडू एक इनफॉर्मल मेंशन की जाने वाली लोकेशन है जो कि आपको वेस्टर्न तमिलनाडु में मिलेगी। वेस्टर्न तमिलनाडु का ये जो पूरा हिस्सा है जो यहां पर रेड कलर में है, इसे कोंगू नाडु कहा जाता है। वर्तमान में इसे फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन संगम लिटरेचर्स वगैरह में इसका जिक्र हमें मिलता है इस रीजन का एज कोंगू नाडु। तमिल लिटरेचर में एंशिएंट तमिलनाडु के 5 रीजन्स बताए गए हैं, मतलब 5 डिवीजन, उसमें से एक डिवीजन कोंगू नाडु था। फर्दर अगर हम संगम लिटरेचर्स को खंगालें तो वहां पर भी कोंगू नाडु को एक सेपरेट टेरिटरी के रूप में मेंशन किया गया है। कोंगू
वेल्लाला गोंडर एक्चुअली में एक ओबीसी कम्युनिटी है जो वेस्टर्न तमिलनाडु के रीजन्स में काफी बड़ी संख्या में पाई जाती है। उन्हीं से इस रीजन को नाम मिला है कोंगू नाडु। जो गोंडर कम्युनिटी है उनका काफी स्ट्रांग होल्ड है इस रीजन में। उनके पास अच्छे बिजनेसेस हैं और कुछ इंडस्ट्रियल हब्स भी मिलेंगे आपको इस इनफॉर्मल कोंगू नाडु रीजन में। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है इनफॉर्मल। नमक्कल, सलेम, तिरुपुर और कोयम्बटूर, ये सब आपको इसी रीजन में मिलेंगे। तो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं जो भी तमिलनाडु के लोग हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रयास कर रही है डिवीजन करने का तमिलनाडु का, वो उसे एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसे भी आरोप लगाए गए। खैर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका सख्ती से विरोध भी किया है कि उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है कि वो कोंगू नाडु नाम का एक अलग राज्य बना देंगे। लेकिन अगर अलग राज्य बनना होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कोंगू नाडु से अलग हटके बात करते हैं, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो एक लेजिस्लेशन पास करके नया राज्य बना सकते हैं। नए राज्य कई तरीके से बन सकते हैं। किसी राज्य की टेरिटरी को अलग करके नया राज्य बना देना, दो राज्यों को आपस में मर्ज करके नया राज्य बना देना, दो राज्यों के थोड़े थोड़े हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य बना देना, या फिर कुछ टेरिटरीज को यूनाइट करके नया राज्य बनाना। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के तहत यह पावर है कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं। इस संबंध में कोई भी बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आ सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। हालांकि इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है। प्रेसिडेंट इस संबंध में सजेशंस भी मांगते हैं उस राज्य से, हालांकि ऑब्वियसली उनके सजेशंस बाध्यकारी नहीं होते। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। गोवा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज कर रहे हैं ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ बदलाव किए जा सकें। जानते हैं ये है क्या? हमारे संविधान में 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया एक नया शेड्यूल, 10th शेड्यूल, और जो 10वीं अनुसूची है उसमें प्रावधान किया गया है एंटी डिफेक्शन के बारे में। पर्पस बिल्कुल साफ था, ताकि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहे। एमपीज और एमएलएज इलेक्ट होने के बाद कई बार अपनी पार्टी छोड़ दिया करते थे, दूसरी पार्टी के साथ जाके जब वो मिल जाते थे तो सरकारें गिर जाती थी, नई सरकारें बनती थी। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता था। इसे ही खत्म करने के लिए ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी को शिफ्ट करता है, यानी कि इलेक्ट हो जाने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसे पनिश करने के तौर पर उसकी जो पार्लियामेंट्री मेंबरशिप है, या फिर अगर वो स्टेट में है तो जो असेंबली वगैरह की मेंबरशिप है, उसे खत्म कर दिया जाता है। कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी जब कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाउस में किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, अगर वो इलेक्ट हो जाने के बाद अपनी स्वेच्छा से अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, कि पार्टी चाहती है कि वो किसी बिल पर वोट करे और वो ना करे। अगर पार्टी चाहती है कि वोट ना करे और वो कर दे, या फिर पार्टी का जो व्हिप है, जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट में काम करे, जिसके लिए उसने प्रायर परमिशन भी ना ली हो, तो फिर उसे उसकी सदस्यता से मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि उसका पद खत्म कर दिया जाता है। यद्यपि वो अपनी पार्टी के विरोध में अगर कोई काम करना चाहता है और पार्टी से उसने प्रायर परमिशन 15 दिन पहले ले ली है, तो फिर वो ऐसा कर सकता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट हो जाने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है नॉमिनेशन के 6 महीने बाद, तो भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। हालांकि देखिए, इस पॉइंट पर अक्सर विवाद उत्पन्न किया जाता है कि मतलब वो नॉमिनेट होने के 6 महीने के भीतर अगर किसी पार्टी को चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। मतलब इसका क्या लॉजिक है? अगर खत्म करना है तो खत्म कर दो, नहीं करना है तो ये 6 महीने का विंडो पीरियड किस लिए दिया गया है? इसका लॉजिक आज तक कोई समझ नहीं पाया है, बट ये है। एक्सेप्शन की बात करें, अगर पार्टी के 2/3 मेंबर एक साथ किसी पार्टी में जाके मर्ज हो जाना चाहते हैं, तो फिर जो उनकी सदस्यता है वो खत्म नहीं होगी। अगर 2/3 सदस्य चले गए तो फिर बचा क्या? पूरी पार्टी ही चली गई। दूसरा ये है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गए, स्पीकर बन गए, तो वो चाहे तो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। इससे उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी और जो
उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पद है उसके खत्म हो जाने के बाद वो वापस से पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कौन डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति जो डिफेक्शन लॉ है उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रावधान है उसके तहत डिस्क्वालीफाई होना चाहिए? देखिए, ये जो अधिकार है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। इसमें इनिशियली जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं था, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया डिस्क्वालीफाइड मतलब डिस्क्वालीफाइड। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने कहा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड कर रहा होता है कि कोई व्यक्ति अपने पद पर रहेगा या नहीं, तो एक प्रकार से वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी सुनवाई करें। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो तब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना फाइनल ऑर्डर ना दे दे, फाइनल जजमेंट ना दे दे। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कितना समय होता है कि वो ये डिसाइड करे कि किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है अथवा नहीं, तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। वो जितना भी चाहे समय ले सकते हैं। कई बार इस टाइम लिमिट ना दिए जाने का मिसयूज किया जाता है। तो ये तो सारी बातें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में होगी। देखिए, इस संबंध में 2014 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आपसे पूछा गया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान आपको किस शेड्यूल में मिलेगा, और सही जवाब था डी, 10th शेड्यूल। नेक्स्ट आर्टिकल एडजर्नमेंट मोशन के बारे में है। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल ने डिसाइड किया है कि वो सरकार के खिलाफ कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज के अगेंस्ट में एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे। बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इन्हें केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी और मामले चल रहे हैं उस दिन उन्हें रोक दिया जाए, और चूंकि यह मामला बहुत ज्यादा अर्जेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो इस पर चर्चा की जाए। इसी उद्देश्य से एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। अब ये लोकसभा में ही केवल क्यों आता है, राज्यसभा में क्यों नहीं आता? बिकॉज इसमें एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है। एलिमेंट ऑफ सेंसर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट का हार्श क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर फार्म लॉज के अगेंस्ट में ये आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे ना। तो जब भी कोई एडजर्नमेंट मोशन आता है तो यूजुअली उसमें सेंसर का एलिमेंट होता ही है, मतलब सरकार को क्रिटिसाइज किया ही जाएगा। तो ये काम तो देखिए लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं। इसीलिए एडजर्नमेंट मोशन केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो हाउस के नॉर्मल बिजनेस को डिसरप्ट कर देता है। इसीलिए इसे लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का समर्थन रिक्वायर्ड होता है। अब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आएंगे और आधे घंटे बातचीत करके कहेंगे नहीं अब चलो चलते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर एडजर्नमेंट मोशन आया है किसी मुद्दे के लिए तो उस पर कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन जरूर से होगा। हालांकि ये नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन लेकर आ जाएंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको फॉलो करना होता है। मतलब जो भी मुद्दा एडजर्नमेंट मोशन में लाया जा रहा है वो बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। दूसरी बात, एडजर्नमेंट मोशन में सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात होगी। ये नहीं कि आप 4-5 मुद्दे समेट के इकट्ठा एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, ये नहीं कर सकते। तीसरा, वो मुद्दा हाल फिलहाल का होना चाहिए। ये नहीं कि 1980 में कुछ हुआ था, 1975 में कुछ हुआ था, आप उस पर एडजर्नमेंट मोशन लेकर आएंगे, वो नहीं होगा। आप प्रिविलेज का क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक अलग मोशन होता है। आप ये मुद्दा वहीं उठा पाएंगे। किसी भी डिस्कशन, मान लीजिए कि सेम सेशन में वो डिस्कशन चल रहा था, तो आप उस मुद्दे पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं ला सकते बिकॉज उस पर तो बातचीत चली रही है। नेक्स्ट ये है कि कोई भी ऐसा मैटर जो कोर्ट के सामने है, कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं दिया है, वो एडजर्नमेंट मोशन में नहीं उठाया जा सकता। और अगली बात यह है कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसके लिए कोई और मोशन बना हुआ है, आप उसे एडजर्नमेंट मोशन में नहीं उठा सकते। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं। देखिए, इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन सिंपल सा था कि पार्लियामेंट कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है? एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। बताइए कौन सा है सही जवाब? आपने उम्मीदतन जवाब चुन ही लिया होगा और यह है डी। एडजर्नमेंट मोशन में इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। क्वेश्चन आवर में तो सवाल पूछते ही हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है कंट्रोल एक्सरसाइज करना। आर्टिकल कॉन्जुगल राइट्स के बारे में है। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है वैवाहिक जीवन से संबंधित अधिकार। वैवाहिक जीवन से संबंधित अधिकार का क्या मतलब है? वैवाहिक जीवन का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि एक महिला और एक पुरुष आपस में जीवन बिताएंगे। प्यार मोहब्बत के वादे भी तो इसी आधार पर होते हैं ना, कि हम आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। दैट्स वाई आई वॉन्ट टू मैरी यू, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या हो कि पार्टनर्स में से एक ऐसा कहे कि नहीं, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें जो एक पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर के खिलाफ प्ली कर सकता है, जिसमें वो इस बात की मांग कर सकता है कि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे साथ नहीं रह रहा,
और ये मेरे कॉन्जुगल राइट के अगेंस्ट है, तो मेरे कॉन्जुगल राइट की रिकवरी की जाए या रेस्टिट्यूशन किया जाए, वो इसकी मांग कर सकता है। मतलब वो चाहेगा कि लीगल मीन से इस बात को इंश्योर किया जाए कि उसका पार्टनर उसके साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पिटीशन रखी गई है कॉन्जुगल राइट को चैलेंज करते हुए। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक व्यक्ति के इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है या फिर राइट टू लिव विद डिग्निटी है उसके खिलाफ है। आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हैं किसी के साथ रहने के लिए बाय लॉ? ये तो कानून का किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप हो गया। लेकिन ये अभी प्रावधान है जिसमें बात चल रही है कि या तो इसे खत्म कर दिया जाए या फिर इसमें पर्याप्त बदलाव किए जाएं। खैर, बात करते हैं कॉन्जुगल राइट के बारे में। ये मैरिज से एसोसिएटेड एक राइट है जिसमें हस्बैंड या फिर वाइफ अगर जो दूसरा अपना पार्टनर है उसकी सोसाइटी से खुद को अलग कर लेता है तो इस राइट का मामला आता है। या तो हस्बैंड कह दे कि मुझे आपसे मतलब नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, या वाइफ कह दे कि मैं तो यहीं रहने वाली हूं, मैं आपके साथ नहीं रहने वाली और मुझे आपके परिवार से या बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन दैट केस ये राइट का मुद्दा आ जाएगा। देखिए, कॉन्जुगल राइट को पर्सनल लॉ में मैरिज और डाइवोर्स के केसेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है और क्रिमिनल लॉ में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। लाइक अगर कोई पार्टनर काफी लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ नहीं रह रहा है तो दूसरा पार्टनर इस बात की मांग कर सकता है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ रह ही नहीं रहा। फर्दर इसी आधार पर जो एलिमोनी है, निर्वाह निधि है, वो भी मांगा जा सकता है स्पाउस के द्वारा, तो इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब देखिए, सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 का, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात करता है। इसमें होता क्या है, अगर हस्बैंड या वाइफ बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज दिए, लाइक मान लीजिए अब एक हस्बैंड को जॉब करनी है, वो किसी दूसरी सिटी में रह रहा है, दैट्स ओके, या वाइफ को जॉब करनी है, वो किसी सिटी में रह रही है, तो दैट्स ओके, मतलब फिर तो पॉसिबल नहीं ना कि साथ में रहें। दे हैव रीजनेबल एक्सक्यूज, देन इट इज ओके। लेकिन रीजनेबल एक्सक्यूज के बिना अगर हस्बैंड या वाइफ दूसरे पार्टनर की सोसाइटी से खुद को अलग कर ले, मतलब उससे संबंध ना रखें, उसके साथ ना रहें, तो जो एग्रीव पार्टी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पिटीशन रख सकता है कि मेरे कॉन्जुगल राइट को वापस से रिकवर किया जाए। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो एग्रीड पर्सन कह रहा है वो सही है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो स्पाउस को कोहैबिटेशन के लिए कह सकता है। अगर कोहैबिटेशन पर एग्रीड नहीं है पार्टनर तो वो फर्दर अपील कर सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्जुगल राइट के ये प्रावधान है। अब इसे अक्सर चैलेंज किया जाता है। चैलेंज ये कि ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। हाउ कैन यू कंपेल समवन कि आप इनके साथ रहिए ही। ये कोर्सिव एक्ट है जहां पर स्टेट किसी एक व्यक्ति के सेक्सुअल या डिसीजनल ऑटोनॉमी को हिंडर कर रहा है। आप एक व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी या डिग्निटी के बीच में जा रहे हैं। ये ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की डोमिनेट करती है। अक्सर ऐसा होता है कि पुरुष महिला को बाध्य करता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे या फिर किसी अन्य कारण से आकर उसके साथ रहे, जबकि महिला ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप कोई क्राइम नहीं है, तो अक्सर महिलाओं को इस केस में मैरिटल रेप का सामना करना पड़ सकता है। सस्पेक्टेबल वो हो जाते हैं और इस संबंध में हमारे पास कोई कानून भी नहीं है। तो कोर्सिव कोहैबिटेशन आप इसे कह सकते हैं। इसी वजह से इसे अक्सर चैलेंज किया जाता है। खैर, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ रीजनेबल ग्राउंड पर इसके प्रावधान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में 2013 में जो एक जजमेंट आया था गुजरात के हाई कोर्ट के द्वारा, उसे अपहेल्ड कर दिया है। मतलब उस बात को दोहरा दिया है ये कह के कि गुजरात हाई कोर्ट ने जो किया था सही किया था। जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो किया था वो ये था कि उन्होंने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया था उसके कुछ प्रावधानों को स्टक डाउन कर दिया था, यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, और अभी इसी बात को अपहेल्ड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए पूरा मामला क्या है। भारत में कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बहुत सारा करप्शन हुआ करता था, इनएफिशिएंसी हुआ करती थी। सरकार चाहती थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज अच्छे से काम करें। फर्दर पैन इंडिया लेवल पे ओवरऑल पूरे भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो यूनिफॉर्म हो। इसी उद्देश्य से यहां पर दिसंबर 2011 में पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। फरवरी 15 2012 को इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद संविधान में कुछ बदलाव हुए, जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में एक वर्ड जोड़ दिया गया, दैट वाज कोऑपरेटिव्स, मतलब फंडामेंटल राइट में। डीपीएसपी में भी बदलाव करते हुए आर्टिकल 43 में बी जोड़ दिया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट भी जोड़ा गया, दैट वाज पार्ट 9B। ये 3 बदलाव किए गए इस अधिनियम के जरिए। लेकिन जैसे ही ये संशोधन पास हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, कई सारे ग्रुप्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अब भला विरोध किस बात का? मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज अच्छे से काम करें, ये तो अच्छी बात है ना,
फिर इसमें विरोध किस बात का? विरोध इस बात पर था कि हमारे संविधान ने विषयों को बांटा है केंद्र और राज्यों के बीच में। इस लिहाज से 3 लिस्ट बनाई गई है। एक है स्टेट लिस्ट, इसके सब्जेक्ट्स में, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें केवल स्टेट लॉ बनाता है। फिर है यूनियन लिस्ट, इसमें केवल पार्लियामेंट कानून बनाती है। और फिर है कंकरेंट लिस्ट, इस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये स्टेट लिस्ट में है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट में है तो फिर पार्लियामेंट कानून कैसे बना रही है? इसी बात को आधार बनाकर इसका विरोध शुरू किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में केस गया। उन्होंने कहा कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं वो सही आपत्ति जता रहे हैं। तो उन्होंने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो स्टक डाउन नहीं किया, लेकिन उसमें जो प्रावधान कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए थे उनको स्टक डाउन कर दिया, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जब किसी पूरे अधिनियम, पूरे अमेंडमेंट को नल एंड वाइड ना करके उसके कुछ हिस्से को नल एंड वाइड किया जाता है तो इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करके जो विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई कानून है उसमें न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी उसके कुछ हिस्सों को जुडिशरी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ऐसा उन्होंने किया। फिर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 में जो कहा था वो सही कहा था। आप आखिर स्टेट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे कानून क्यों बना रहे हैं? पार्लियामेंट कह रही है कि देखिए हमने कानून भले बना दिया, लेकिन हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि स्टेट कानून नहीं बना सकता। वो बनाए ना, हम उनके कानून बनाने के अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरे देश में यूनिफॉर्म तरीके से काम करें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस बात पर, जो जुडिशरी है वो इस बात पर सहमत नहीं है। देखिए इस संबंध में देखिए एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आया था 2017 में, हालांकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे नहीं था। दैट वाज ऑन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पूछा यह गया था कि डीपीएसपी में क्या ऐड किया गया था इसके जरिए। ऑप्शन थे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस और लिविंग वेज और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड वर्कर्स। तो जो सही जवाब है दैट इज बी। इसमें डीपीएसपी में ऐड किया गया था कि जो इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा। सो दैट वाज आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल के बारे में है। 2 साल बीत चुके हैं लोकपाल को एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन सेंटर ने अभी तक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल को अपॉइंट नहीं किया है। अब इससे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोकपाल को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। अब ये है क्या डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल? देखिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में। इसमें डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान किया गया था। जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होंगे उनका पद ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उससे नीचे का नहीं हो सकता। मतलब वही आकर यहां पर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है समझिए। देखिए जो 2013 का ये लोकपाल और लोकायुक्त कानून था उसमें एक सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकपाल या लोकायुक्त के पास अगर कोई कंप्लेन आती है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तो फिर इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना कि कंप्लेन सही है कि गलत। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए वो ये जिम्मेदारी दे देंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होगा एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी और वो ये इंक्वायरी करेगा। तो आप केसेस भेज रहे हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास, लेकिन वहां पर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है ही नहीं, तो इंक्वायरी में डेफिनेटली बाधा पहुंचेगी। हालांकि सीवीसी मैनेज कर रहा है, लेकिन कितना मैनेज करेगा? सीवीसी के पास एक आरटीआई दाखिल की गई थी, उसमें उनसे जानकारी मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास केसेस तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है नहीं जो इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी होती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, अगर लोकपाल उनको कोई केस भेजता है तो। डायरेक्टर की नॉन अपॉइंटमेंट मतलब वही पॉलिटिकल विल की कमी दिख रही है, ये बात हमने डिस्कस की। लोकपाल एक्ट 2013 में आया था एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन के रूप में। भारत में करप्शन को हैंडल करने के लिए सेंटर में होगा लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त। लोकपाल की बात करते हैं, जो सेंटर में होंगे उनमें होंगे एक चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर। ये जो ऑफिस होगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर करप्शन का आरोप है, केस चल रहा है, तब भी मतलब अभी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तब भी इनके पास अधिकार है कि जो करप्ट मीन से प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो उसे जब्त कर सकते हैं। एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट किसी करप्ट पब्लिक सर्वेंट के बारे में जानकारी देता है, जिसे कहा जाता है विशल ब्लोअर, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लोकपाल के पास काफी सारी पावर्स हैं। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई, उनको केसेस रेफर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो उनको सुपरिंटेंडेंस करेंगे, मतलब उनको देख देख उनकी करेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। एक्ट के मुताबिक जो लोकपाल हैं वो सम्मन कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट को
ये भी हो सकता है कि अभी उनके खिलाफ केस चल ही रहा है, उन्होंने ये कहा लाइक सीबीआई को या सीवीसी को कि आप इंक्वायरी करो, जो आरोप है वो सही है कि नहीं। उसके पहले भी इनका मन हो तो बुला के पूछताछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंक्वायरी चल रही है तो पूछताछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कोई ऑफिसर अगर सीबीआई का किसी मुद्दे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसका ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकती जब तक कि लोकपाल अनुमति ना दे दे, ताकि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सके और कोई हस्तक्षेप ना हो। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के भीतर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर थोड़ा ज्यादा समय चाहिए तो 6 महीने का एक्सटेंशन लिया जा सकता है, गिवन दैट कि रीजन आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट भी इंस्टीट्यूट किए जाएंगे लोकपाल और लोकायुक्त के जो भी केसेस होंगे उन्हें कंडक्ट करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया है। उद्देश्य ये होगा कि इसके पास हो जाने के बाद जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के स्टाफ हैं वो स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं इंडिया में, वो आर्म्स एंड एमिनिशंस बनाती हैं। गोला बारूद, गन्स, गोलियां, आर्टिलरी गन्स, ये बनाने का उनका काम है। अगर वहां पर जो भी स्टाफ है या फिर जो भी वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारी सिक्योरिटी पर पड़ता है। तो इस चीज को रोका जाएगा इस बिल के माध्यम से, अगर ये कानून बनता है तो। इसका मतलब ये होगा कि हम एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को मेंटेन करके रखें ताकि नेशन की सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएं, लाइफ और प्रॉपर्टी, पब्लिक एट लार्ज, इन सभी के इंटरेस्ट को हम सिक्योर कर पाएं। जो बिल है वो एम्पावर करेगा गवर्नमेंट को कि वो कुछ सर्विसेज जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में आएंगी उनको मेंशन कर देते हैं और फिर उसमें काम करने वाले लोग स्ट्राइक वगैरह नहीं कर पाएंगे। स्ट्राइक या लॉकआउट्स को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा किसी भी ऐसे इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में या यूनिट में जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज को बनाने में इन्वॉल्व है। राइट टू स्ट्राइक की बात करें तो ग्लोबली इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हर व्यक्ति के पास स्ट्राइक करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कुछ सर्टेन फ्रीडम्स दी गई हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कई बार स्ट्राइक को इसके साथ जोड़ दिया जाता है कि भाई हमारे पास पीसफुली असेंबल होने का राइट है। एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म करने का अधिकार है। पूरी टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली जाने का अधिकार है। कहीं भी आप भारत देश में रिसाइड और सेटल कर सकते हैं, हालांकि सब पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, ट्रेड या बिजनेस ऑप्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सब पे कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी डिग्री के मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे बिना एमबीबीएस डिग्री के, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्ट्राइक जो वर्ड है ये क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया था कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 के केस में कि स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब आप इसे यहां पर राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक स्टैच्यूटरी राइट होगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनके पास कोई लीगल या मोरल राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक पर जाएं, रादर उनके पास एक स्टैच्यूटरी राइट है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 उन्हें देता है। आप अपनी बातें मनवाने के लिए अपना काम बंद कर सकते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। अगर उन मांगे वहां से हैं, कंपनी की मैनेजमेंट पे है, तो आप उनके ऊपर दबाव बना सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न था 2018 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का। आप बताइए कि कौन सा जो स्टेटमेंट है नीचे वो अप्रोप्रिएट है। इसमें जो सही जवाब है दैट इज सी, आर्टिकल 21। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में है, यानी कि भुला दिए जाने का अधिकार। आपने एक गाना सुना होगा, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। मुझे पता है ये गाना कौन किसके लिए गा रहा है, बट आप ये लाइन गवर्नमेंट को भी बोल सकते हैं कि आप मुझे भुला दीजिए। बिल्कुल इसी संबंध में एक प्ली दिल्ली हाईकोर्ट के पास गई, जहां पर प्ली डालने वाले व्यक्ति ने यह कहा कि मुझे भुला दिया जाए। अब क्या मतलब है इसका कि मुझे भुला दिया जाए? मतलब उस व्यक्ति के संबंध में भी जो भी जानकारी विकिपीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उसे पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाए, क्योंकि ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये आपका अधिकार होना चाहिए, बट अभी नहीं है। अब क्या ये जरूरी है सच में? चलिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। कई बार कुछ लोग रिलेशनशिप में होते हैं जो वर्कआउट नहीं करता, कुछ समय बाद वो अलग हो जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से बदला लेने के लिए कुछ इंटीमेट वीडियोस या पिक्चर्स को इंटरनेट पर डाल देता है, वायरल कर देता है, जो सामने वाले की लाइफ के लिए डिवास्टेटिंग होता है। ऐसे केसेस में अक्सर गर्ल्स या महिलाएं ही विक्टिम होती हैं। ऐसे सिचुएशन में वो बिल्कुल चाहेंगी कि उनकी जो भी जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है वीडियोस या फोटोज के फॉर्म में, उसे पूरी तरीके से हटा दिया जाए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए एक व्यक्ति जल्दीबाजी में ऑफिस जा रहा है, गलती से रेड सिग्नल क्रॉस कर देता है। जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो आता है और कहता है गाड़ी किनारे करके बाहर निकलो।
व्यक्ति जल्दी में है, वो बातचीत करके मामला सुलझाना चाहता है और कोऑपरेट नहीं करता, तो उसका कलर पकड़ के घसीट कर बाहर निकालता है। तब तक कोई सिपाही आके बीच बचाव कर लेता है। उसके बाद वो उसको खूब खरी खोटी सुनाता है और फाइन भी वसूलता है। अब इसकी कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है जो वायरल हो जाती है। मामला बड़ा नहीं है, लेकिन ये वीडियो उस व्यक्ति को हमेशा हॉन्ट करेगा, एम्बेरस करेगा, परेशान करेगा। वो बिल्कुल चाहेगा कि उसे इंटरनेट से हटा दिया जाए। अब इसके कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स भी आते हैं कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा, इंटरनेट बहुत स्प्रेडेड है, फर्दर इससे तो इंटरनेट की क्वालिटी इरोड होगी। कई सारे आर्गुमेंट आ सकते हैं, बट राइट टू बी फॉरगॉटन इस पर बहुत लंबे समय से बात चल रही है। ये इंडिविजुअल के राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का भी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है। ये राइट टू प्राइवेसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि आर्टिकल 21 में डिक्लेयर किया गया है कि हमें मिलता है। 2017 में राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल 21 के तहत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल राइट टू बी फॉरगॉटन का एक प्रावधान करता है, जिसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वो अपनी जानकारी डीलिंक कर सकता है, लिमिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, करेक्ट कर सकता है। जो भी डेटा फिड्यूसरीज हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उनके पास से अपनी जानकारी को हटवा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है। हाल ही में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को आजीवन कारावास लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई। यह सजा एक कस्टोडियल डेथ की वजह से थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसके ऊपर मर्डर का आरोप था। हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। उसने मरते वक्त यह डिक्लेरेशन की थी कि 2 पुलिस वालों ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। एक्चुअली में हम जिस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, 2007 में इन्हें एक फोटोग्राफर की हत्या में आरोपी बनाया गया था। 3 दिनों तक इन्हें लगातार टॉर्चर किया गया, जिसके बाद इनकी मौत हो गई। इन्होंने अपने डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मरते वक्त जो बात कही, उसमें यह बताया कि पुलिस वालों ने इनको 3 दिन तक लगातार टॉर्चर किया 2 लोगों के नाम के साथ, और इनसे कबूलनामा लिया जा रहा था, जिसके लिए बाइक को इनके बगल में खड़ा करके उसमें से पेट्रोल निकालकर इनके ऊपर छिड़क दिया गया और कहा गया कि ये कबूल करें कि हत्या इन्होंने ही की है। जब इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनके ऊपर आग लगा दी गई, जिसकी इंजरी से इनकी मौत होती है। डाइंग डिक्लेरेशन को एक वैलिड प्रूफ मानते हुए उन दोनों पुलिस वालों को अभी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति मरते वक्त अपनी मौत की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है या अपनी प्रॉब्लम जो भी उसके साथ हुआ है उसे बताता है। इसे एक क्रेडिबल और ट्रस्टवर्दी एविडेंस माना जाता है, एक जनरल बिलीफ के आधार पर कि जो व्यक्ति जानता है कि अब वो मरने वाला है, उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होता। सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका ये कहता है कि एक व्यक्ति जो मर चुका है या उसने एविडेंस दिया था उसके बाद वो कभी मिला नहीं, उसकी बात को सही माना जाएगा। जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसे रिकॉर्ड कौन कर सकता है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां पर उपस्थित हो तभी डाइंग डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी भी ट्रस्टवर्दी मीन से डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया गया है तो कोई भी एज पर लॉ उसे रिकॉर्ड कर सकता है और उसे एक एविडेंस माना जाएगा। क्या इसके लिए कोरोबोरेशन रिक्वायर्ड है? कोरोबोरेशन का मतलब यह है पुष्टि कि जो कहा गया है मरते हुए व्यक्ति के द्वारा वो सही ही है। देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन कई बार एकमात्र आधार बन जाता है सजा देने का जब कोई और एविडेंस नहीं होता। तो कोरोबोरेशन मेनली अपने एक प्रूडेंस यानी कि विवेक के आधार पर कर लिया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा होगा। ना तो लॉ और ना ही विवेक ही ऐसा कहता है कि हम उस बात को जबरदस्ती जस्टिफाई करें जो एक मरते हुए व्यक्ति ने कही है। हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पे कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है। जब भी कोर्ट इसको आधार बना रही होती है तो इस बात पर ध्यान देती है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सच और वॉलंटरी होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने या जो व्यक्ति मर रहा था उसने जो गवाही दी उसमें किसी भी प्रकार का अल्टरेशन नहीं किया गया है, उसको गाइड नहीं किया गया था ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, प्रॉम्प्ट नहीं किया गया था, या वो इमेजिन करके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हुआ था बट हुआ नहीं था। वो मेंटली हेल्दी था और सही तरीके से अपना स्टेटमेंट दे रहा था। इन सभी चीजों को संज्ञान में लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। लोकसभा में अभी हाल ही में से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें देखिए 1972 का जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट था उसे अमेंड किया जा रहा है। बेसिकली कुछ प्रोविजंस हटाए जा रहे हैं। 3 प्रकार के संशोधन इसमें किए जा रहे हैं। जो पहला संशोधन है वो ये है कि जो सेक्शन 10B है उसे रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 10B ये कंपेल करता था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो भी पब्लिक सेक्टर के
जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक एटलीस्ट 50% होना चाहिए। मतलब जो इनकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती थी वो सरकार के ऊपर थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उनका शेयर ज्यादा होगा। एक प्रकार से आप इसे प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं। यद्यपि जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने इससे इनकार किया, उन्होंने कहा इट इज नॉट काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, रेदर वो यहाँ पर कॉमन लोगों के स्टेक्स को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज़ हैं, उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सके। सेकेंड अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 24B को ऐड करता है, जिसमें यह कहा गया कि जब गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म हो जाएगी तो जो सर्टेन रेगुलेशंस हैं वो भी उस एंटिटी के ऊपर से हट जाएंगे, जो इंश्योरर हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है। तीसरा अमेंडमेंट सेक्शन 31A इंसर्ट करेगा, जो ये कहता है कि जो होल टाइम डायरेक्टर होंगे उनके रेगुलेटरी फंक्शंस काफी कम हो जाएंगे और वो केवल ओमिशन या कमीशन के जो मामले होंगे, जहां पर कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो या फिर काम को अच्छे तरीके से ना किया जा रहा हो इंश्योरर के द्वारा, तभी वो हस्तक्षेप करेंगे। हमारा अगला आर्टिकल रूल ऑफ लॉ के बारे में है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने एक लेक्चर में कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है ये सही मायने में ह्यूमन सिविलाइजेशन की कहानी है और कुछ नहीं। आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, एवी डाइसी ने बहुत अच्छे तरीके से रूल ऑफ लॉ समझाया है, जिसमें लॉ सुप्रीम होगा, सुप्रीमेसी जो होने वाली वो लॉ की होने वाली है, उसके ऊपर कोई राजा नहीं होगा, कोई पार्लियामेंट नहीं होगी। उस तरीके से सिस्टम को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, कहीं मनमानी नहीं हो सकती है, किसी का डिस्क्रिप्शन काम नहीं आएगा, जो रूल्स हैं उसके हिसाब से सबको चलना होगा। और रूल ऑफ लॉ कैसे आप समझ सकते हैं, जहाँ पर जस्टिस और इक्विटी के जो आइडियल्स हैं उनको यूज़ करा जाता है, उनको एम्बाइब करा जाता है और उनके अनुसार चला जाता है, उसको आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये सारे फीचर्स हैं रूल ऑफ लॉ में। प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करा जाएगा और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जाएगी। ये आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे लॉ जो है वो सुप्रीम होने वाला है, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, सारे लोगों को बराबरी से लाइक्स विल बी ट्रीटेड एज लाइक्स, उस तरीके से एक अप्रोच रखा गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में देखते हैं। साथ में प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो लीगल स्पिरिट है वो प्रीडोमिनेंस पे रहेगी, मतलब मेजॉरिटी में रहेगी, और वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ देखने मिलता है। ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच फ्रेज से आता है, ला प्रिंसिपल डी लेगलेट, लीगलेट या लेगलेट, इससे ये पूरा रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट डराइव होता है। अब रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है? तो रूल ऑफ लॉ में क्या होगा, कहीं पर भी अनलिमिटेड पावर नहीं होने वाला है। आपके पास जो भी पावर होगा वो कंट्रोल्ड मैनर में होगा। जो लॉ मेकर्स हैं उनके पास भी जो पावर होगा वो लिमिटेड होगा। मोर पावर मोर करप्शन, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम करप्शन, इस तरीके से एक सेइंग भी है। साथ में रूल बाय लॉ में क्या होता है, रूल बाय लॉ में जो सुप्रीम लॉ मेकर होता है वो अपने अनुसार लॉस को बना देते हैं। जैसे रूल बाय लॉ का एग्जाम्पल है अपार्थाइड, जो रंग भेद होता था साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड जो होता है उस रंग भेद के समय आप ये समझिए कि दो इंसानों के बीच में फर्क करा जा रहा है उनके रंग के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं अनएथिकल है। लेकिन उसके बावजूद भी रूल बाय लॉ में एक बार अथॉरिटी ने इस तरीके का रूल बना दिया तो उसको फॉलो करा जाएगा। दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी की बात होती है, इक्विटी की बात होती है, जस्टिस की बात होती है, जैसा कि हमारे आर्टिकल 14 में भी दिया गया है। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनसे हमें समझ में आता है कि इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ इंश्योर किया गया है। वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना तो रिलीजन के ग्राउंड पे, न रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों से कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है, और यही चीज़ रूल ऑफ लॉ कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर हम देखें जो कि रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहली चीज़ आपको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चीज़ हमें सिग्निफाई करती है कि जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उनके ऊपर कोई नहीं है। आर्टिकल 13 जहां पर बात करी जाती है जुडिशियल रिव्यू की, वो भी रूल ऑफ लॉ की तरफ इशारा करता है। आर्टिकल 14 में बात करी जाती है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। आर्टिकल 21 भी आप जानते हैं कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया है तो उसको चेक किया जा सकता है। साथ में आप देखें सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि आपने डीपीएसपी में भी देखा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारी जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता, कोई एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करेगी। अगला आर्टिकल है सिटीजन चार्टर के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एज वेल एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ने एक मॉडल पंचायत राज सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क बनाया है। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है, इसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी, ये होता है सिटीजन चार्टर। और अब इनने पंचायत के लिए बनाया, जो पंचायत में रहने वाले सिटीजन हैं उनके लिए ये चीज़ तैयार की है।
अब आपको मालूम है कि जो पंचायती राज है या फिर पंचायती राज सिस्टम जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे आता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपने देखा कि यूनियन है या सेंटर कहते हैं हम, उसके बाद आते हैं स्टेट्स पे, और नेक्स्ट लेवल आपका थर्ड टियर जो है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। यहाँ पर जो बेसिक सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पंचायती राज के पास या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास अंडर आर्टिकल 243G, जैसे कि हेल्थ और सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, पीने के पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होगी PRI इंस्टीट्यूशंस को। बात करें ये जो चार्टर है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। पहली बात, जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करा जाएगा, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, बिना भेदभाव के उनको सेवाएं दी जाएंगी, जो भी सेवा उनको चाहिए उनके अनुसार और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अनुसार। साथ में पंचायत का जो रोल है उसमें प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। प्रोफेशनलिज्म बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है उनको पावर एक्सरसाइज करने में। साथ में कम्युनिटी में कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है विलेजेस में इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेटरी बाउंड्रीज होती हैं वो काफ़ी डीप हो जाती है। लेकिन अगर पंचायत एक प्रोफेशनल सिस्टम से काम करेगी तो ये भी नहीं होगा। सिटीजन्स अपने राइट्स के प्रति अवेयर होंगे, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति भी अवेयर हो जाएंगे। साथ में जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो चुन के ला रहे हैं वो अकाउंटेबल होगा। आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अगर चुन रहे हैं तो उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी होगी। ये भी एक सिटीजन चार्टर के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 29 सेक्टर्स की जो सर्विसेज हैं उनको अलाइन किया गया है इस तरीके से कि लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करा जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है सिटीजन चार्टर का, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में अभी ये लाया गया है। अब देखें सिटीजन चार्टर क्या है। सही मायने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में, आप देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है किस तरीके से। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड कर रही हैं उनको इन प्रॉब्लम से डील करना है और एक सॉल्यूशन निकालना है, और उसी को आप सिटीजन चार्टर कहते हैं। ये क्या होगा, ये एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन है जिसमें सर्विस का क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब आप कहीं पर भी कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि आपने सिटीजन चार्टर में लिखा था कि आप ये सेवा देंगे और आपने नहीं दी है, इसलिए मैं आप पे केस करता हूं। उस तरीके की सुविधा इसमें नहीं है। अब बात करें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के बारे में। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। ये काम कर रही है जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, इसके साथ में ये काम करते हैं। इनका काम है जो भी बेनिफिट्स हैं रूरल पुअर को, या फिर जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है उसको एनर्जाइज करने का काम है। एफिशिएंसी बढ़ाना, रूरल डेवलपमेंट के जो पर्सनल्स हैं रूरल डेवलपमेंट पर लगे उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी काम करते हैं। इस सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम ये करते हैं NIRDPR। साथ में आप देखें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और रूरल डेवलपमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, उनके भी जो भी फंक्शंस होते हैं उनको भी स्टडी करने का काम ये करते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।